जिस इंसान को सब लोग बेवकूफ समझ रहे थे, असल में वही सबसे खतरनाक खेल खेल रहा था। उसके दुश्मनों को पूरा यकीन था कि रोमन उनके जाल में फंस चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस शिकार को वो फंसाने आए हैं वो पहले ही उनकी हर चाल समझ चुका है। और अब इस पार्टी में सिर्फ एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है, आखिर रोमन को मारने की साजिश किसने रची थी। रोमन समझाता है कि अगर केविन ये रास्ता चुनता है तो उसे स्केलेटल कंटोर्शन से गुजरना होगा। जाहिर सी बात थी कि केविन तुरंत पूछ बैठा कि ये आखिर होता क्या है। रोमन बताता है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान को ऐसा दर्द होता है जैसे उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ टूट रही हों। इसी दर्द के जरिए वो अपने इरादे और अपनी क्षमता को साबित करेगा, सिर्फ बातों से नहीं। फिर रोमन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि तीसरा रास्ता ये है कि केविन इस तलवार को उठाए और अपना एक हाथ खुद काट दे। अगर वो खुद को इतना दर्द देने के बाद भी आखिर तक उसे सहन कर गया तो वो किसी से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। रोमन को मैट डीमन याद आता है, वो इंसान जिसे मार्शल आर्ट्स का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आखिर में वही एक किंग बना, और ये सब सिर्फ उसकी अपनी इच्छा शक्ति की वजह से हुआ था। रोमन केविन से कहता है कि अब फैसला उसी को करना है, चाहे वो कोई भी रास्ता चुने। रोमन उसे बेकार नहीं जाने देगा। दिमित्री कैसल के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वही केविन का जन्म हुआ था। बचपन से ही उसे जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि उसे हर काम में हाथ बंटाना पड़ता था। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं था जो उसे करना ना आता हो। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रही, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, आखिर में कोई ना कोई उससे उसकी चीज छीन ही लेता था। यही कमजोर इंसानों की जिंदगी थी। लेकिन उस दिन उसने रोमन को अपनी आंखों से देखा था। वो ताकत आज भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपना हाथ काटने से आखिर क्या साबित होगा, या फिर अपने ही शरीर को तोड़ने वाली इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है। लेकिन अगर इससे वो रोमन जितना ताकतवर बन सकता है तो वो ये करने के लिए तैयार था। रोमन बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। केविन ने गहरी सांस ली, तलवार उठाई और अगले ही पल जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ काटने के लिए वार कर दिया। उसी समय बाहर क्रीज हैंड से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि उसने यंग मास्टर का साथ देने का फैसला किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद रोमन खुद को कमरे में बंद करके ट्रेनिंग करने लगा। क्रीज पूछता है कि रोमन कहाँ है। हैंस जवाब देता है कि वो केविन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्रीज हैरान होकर पूछता है कि ये केविन आखिर है कौन। दूसरी तरफ रोमन को लगा था कि केविन आखिरी पल पर रुक जाएगा, लेकिन लड़के ने सच में वार कर दिया और रोमन बस खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसी रात हैंस की नजर तलवार पर पड़ती है। वो पूछता है कि इस पर इतना खून क्यों लगा है, लेकिन रोमन सिर्फ इतना कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये खून उसका नहीं है। असल में रोमन केविन को एक इल्यूजन में डालने वाला था। यही डीमन इल्यूजन की खासियत थी। लेकिन केविन ने इल्यूजन शुरू होने से पहले ही तलवार चला दी। अगर रोमन समय पर कुछ नहीं करता तो केविन सच में अपना पूरा हाथ काट देता। पार्टी में अभी 2 हफ्ते बाकी थे और युद्ध शुरू होने में 6 महीने। लेकिन रोमन खुश था, क्योंकि अब उसे कई लोगों को तैयार करना था और आने वाले दिनों में वो काफी व्यस्त रहने वाला था। कुछ देर बाद एक कमरे में रोमन कहता है कि जो मना कल्टीवेशन टेक्निक वो केविन को सिखाने वाला है वो बहुत खतरनाक है। केविन उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वो सच में मना सीखने वाला है। रोमन सिर्फ हाँ कहता है, लेकिन असल में वो उसे मैट डीमन की बनाई हुई टेक्निक सिखाने वाला था। ये एक स्पिरिचुअल आर्ट थी जो ताकत के बदले इंसान की मानसिक हालत को धीरे धीरे खत्म कर देती थी। लेकिन इसे सिर्फ वही इंसान सीख सकता था जो असहनीय दर्द सह सके। रोमन ने मैट डीमन को भी इसी प्रक्रिया से गुजारा था, तभी वो उसके लिए काम का बन पाया था। अगर केविन बिना डरे अपना हाथ काटने को तैयार हो गया था तो रोमन को पूरा भरोसा था कि वो ये टेक्निक भी सीख सकता है। रोमन उसे चेतावनी देता है कि ये टेक्निक उसे बहुत ताकतवर बनाएगी, लेकिन इसका दर्द कल से भी कई गुना ज्यादा होगा। फिर भी वो उसे ये टेक्निक सिर्फ एक वजह से सिखा रहा है, क्योंकि बिना किसी ट्रेनिंग वाले एक लड़के को सबसे तेजी से ताकतवर बनाने का यही तरीका था। और जब केविन इसकी चोटी तक पहुंच जाएगा तब वो अपने चाहने वालों की रक्षा भी कर पाएगा। ये सुनकर केविन की आंखें चमक उठती हैं। वो यंग मास्टर को आवाज देता है और कहता है कि वो अपनी खुशी और एहसान कभी शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर है। रोमन उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। उसने वफादारी की कसम जरूर खाई है, लेकिन उसे ये टेक्निक सीखने के बाद कौन रोकेगा कि वो भाग न जाए। इसलिए वो जानना चाहता था कि रोमन आखिर उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। रोमन बस मुस्कुराकर कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है क्योंकि वो करना चाहता है। ये जवाब सुनकर केविन और भी ज्यादा उलझ जाता है।
लेकिन रोमन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और कहता है कि अब जाकर आराम करो, क्योंकि असली ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। रोमन मन ही मन सोचता है कि मैट डीमन ने भी उससे बिल्कुल यही सवाल पूछा था, लेकिन बिना किसी शर्त के भरोसा सिर्फ उसी इंसान पर किया जाता है जिस पर तुम्हें सच में विश्वास हो। लेकिन रोमन को पूरा यकीन था कि कविन कभी उसके साथ धोखा नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही कविन सच में ताकतवर बनेगा उसे खुद समझ आ जाएगा कि सेलेस्टियल डीमन के साथ विश्वासघात करना कितना खतरनाक होता है। और सच कहें तो ऐसा करने की हिम्मत आखिर किसमें होगी। अगले ही दिन ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोमन उसे तलवार चलाने की बुनियाद सिखा रहा था, हर वार पर ध्यान कैसे रखना है, हर कदम कैसे उठाना है। दूसरी तरफ क्रीज एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। वो बुरी तरह बोर हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रोमन ऐसे लड़के को तलवारबाजी क्यों सिखा रहा था जिसमें उसे कोई टैलेंट ही दिखाई नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, रोमन खुद उसे कुछ भी क्यों नहीं सिखा रहा था। क्रीज ने तो सोचा था कि रोमन का साथ देकर वो और ताकतवर बनेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वापस जॉनथन के पास चला जाए और उनसे दोबारा शिष्य बनने की गुजारिश करे, लेकिन फिलहाल उसने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। आखिरकार क्रीज ने अपने दस्ताने जमीन पर फेंके, रोमन के सामने जाकर उसे आवाज दी और कहा कि उसे रोमन का साथ देते हुए पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। पहला हफ्ता रोमन ने खुद को कमरे में बंद करके ट्रेनिंग की, और दूसरे हफ्ते में वो सिर्फ कविन को सिखा रहा है, जबकि उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। क्रीज अपनी शुरुआती बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो कुछ भी सीखने के लिए तैयार है। रोमन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसने पहले ही उसे कहा था कि सिर्फ देखकर सीखो। जाहिर है क्रीज को उसकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आता। रोमन फिर समझाता है कि हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। कविन को कुछ भी नहीं आता, इसलिए उसे पहले बुनियाद से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन क्रीज अलग है, अगर रोमन अभी उसे कुछ भी सिखा देगा तो क्योंकि वो उससे हार चुका है, इसलिए बिना एक बार भी सोचे हर बात को सच मान लेगा। क्रीज पूछता है कि क्या उसे बस खड़े होकर देखते ही रहना होगा। रोमन ना में सिर हिलाता है और उसकी तरफ एक तलवार उछाल देता है। फिर कहता है कि कुछ लोग सच तभी मानते हैं जब उन्हें उसका नतीजा दिखाई दे, इसलिए अब कविन और क्रीज के बीच मुकाबला होगा। बेचारा कविन अभी भी कमजोर और दुबला था, लेकिन अपनी टेक्निक सुधारने के लिए उसे मार खाना ही पड़ेगा। रोमन कहता है कि वो कविन को क्रीज को हराने का तरीका सिखाएगा, और क्रीज की जिम्मेदारी होगी कि वो कविन को हराए। अगर इस मुकाबले के बाद भी क्रीज को लगे कि वही सही था, तब रोमन उसे खुद ट्रेनिंग देगा। कविन तो ये सुनकर ही घबरा जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक असली नाइट से लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रीज भी किसी नए लड़के से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। आखिर रोमन उसे समझ क्या रहा था। उसने सोचा ठीक है, अब वो दिखा देगा कि वो इतना कमजोर नहीं है। दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कविन कहता है कि किसी भी तरह से देखा जाए, एक 2 स्टार नाइट के खिलाफ उसका कोई मौका नहीं बनता। रोमन जवाब देता है कि ये बात तो साफ है कि वो कमजोर है, लेकिन हारने से उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। जैसे ब्लड फैंग्स उसके परिवार को दबाते थे, वैसे ही आज क्रीज उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या हर बार किसी ताकतवर इंसान के सामने वो ऐसे ही पीछे हट जाएगा? कविन दृढ़ आवाज में कहता है कि वो कम से कम एक बार कोशिश जरूर करेगा। ये सुनकर क्रीज और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेने वाला लड़का भी खुद को जीतने लायक समझ रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रोमन इस लड़ाई से आखिर क्या साबित करना चाहता है। लेकिन अब मुकाबला तय हो चुका था। जैसे ही रोमन ने इशारा किया, क्रीज बिजली की तरह कविन के सामने पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि वो सिर्फ 1 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे इस लड़के से कभी नहीं हार सकता। अगले ही पल उसका पहला वार सीधे कविन पर लगा। कविन ने कुछ महसूस किया और तलवार चलाने की कोशिश की, लेकिन क्रीज ने तुरंत उसकी तलवार एक तरफ धकेल दी और सीधा उसके पेट पर जोरदार वार कर दिया। कविन कई कदम दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। क्रीज को भी अजीब लग रहा था कि कविन इतना कमजोर निकला। उसे लगा था कि रोमन ने इस मुकाबले के पीछे जरूर कोई खास योजना बनाई होगी, लेकिन रोमन तो बस खड़ा होकर सब देख रहा था। क्रीज को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उस पागल आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वो इस मुकाबले को यहीं खत्म कर देगा। समय बीतता गया। रोमन बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब देखता रहा, जबकि बेचारा कविन बार बार पिटता रहा। आखिरकार वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। क्रीज मानता है कि कविन उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। मना के बिना भी उसने जितना किया वो उम्मीद से ज्यादा था, लेकिन अब उसके हिसाब से इस लड़ाई को खत्म कर देने का समय आ गया था।
आखिरकार जिन वारों को कविन रोक पा रहा था उनमें भी क्रीज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वो चाहता तो एक ही वार में कविन का सिर 2 हिस्सों में बांट सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक मुकाबला था। दूसरी तरफ कविन हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्रीज ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, अगर उसने लड़ाई जारी रखी तो उसके हाथ पैर टूट जाएं, तो उसकी जिम्मेदारी क्रीज की नहीं होगी। लेकिन कविन बस हंस पड़ा। रोमैन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। क्रीज हैरान होकर उसे देखने लगा। कविन सिर्फ इतना कहता है कि वो देखना चाहता है आखिर ये लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होगी। रोमैन एक बार फिर दोनों को तैयार होने के लिए कहता है। तभी कविन के कानों में किसी की आवाज गूंजती है। आवाज कहती है कि ध्यान लगाओ, सामने से अचानक हमला आने वाला है। रोमैन के इशारा करते ही मुकाबला फिर शुरू हो जाता है। क्रीज पहले की तरह तेजी से हमला करता है, लेकिन इस बार कविन उसका पहला वार रोक लेता है। आवाज फिर कहती है कि एक कदम बगल में हटो और क्रीज के सीने पर वार करो। कविन कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पैर उलझ जाते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अगले ही पल क्रीज फिर उसकी तलवार हटाकर उसके पेट पर जोरदार वार कर देता है। कविन फिर जमीन पर गिर जाता है। तभी वही आवाज उसे उठने के लिए कहती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोमैन की है। रोमैन समझाता है कि ये मैन ऑफ फ्लक्चुएशन टेक्निक है, जिसकी मदद से आवाज सीधे किसी एक इंसान तक पहुंचाई जा सकती है। वो कविन के कान के पास मौजूद छोटे छोटे कणों का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसकी आवाज सिर्फ कविन ही सुन सकता था। कविन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी रोमैन फिर आदेश देता है कि दाईं तरफ छलांग लगाओ। कविन तुरंत ऐसा करता है और क्रीज का वार खाली चला जाता है। रोमैन तुरंत कहता है कि अब घूमो और क्रीज के सीने के बाईं तरफ वार करो। कविन हमला करता है, लेकिन क्रीज आसानी से बच जाता है और जवाब में उसकी पसलियों पर जोरदार वार कर देता है। कविन समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी स्पीड है। रोमैन की आवाज फिर आती है कि ऊपर से आने वाला वार रोको और होश में रहो। कविन किसी तरह पेट पर लगने वाला अगला वार बचा लेता है। रोमैन फिर कहता है कि दाईं तरफ हटो, लेकिन इस बार कविन के चेहरे पर सीधा मुक्का पड़ जाता है। रोमैन के निर्देश मिलने के बावजूद कविन बुरी तरह पिट रहा था। क्रीज भी हैरान था कि इतना मार खाने के बाद भी ये लड़का हार मानने को तैयार नहीं है। रोमैन भी समझ गया था कि कविन के जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसका शरीर अभी इतना तेज नहीं था कि वो उसके दिए हुए निर्देशों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। लेकिन रोमैन के लिए ये पूरा नजारा काफी दिलचस्प था, क्योंकि कविन मुस्कुरा रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, रोमैन सर्वशक्तिमान है, सामने चाहे 2 स्टार नाइट ही क्यों ना खड़ा हो। रोमैन उसे हराने का सही तरीका जानता है। असली समस्या सिर्फ कविन के अपने शरीर की है। अगर उसका शरीर रोमैन के निर्देशों का साथ दे पाता तो जीत उसी की होती। तभी कविन को एहसास होता है कि इस लड़ाई में असल में नियंत्रित क्रीज हो रहा है। रोमैन उसकी हर चाल पहले से पढ़ लेता है। रोमैन फिर एक और निर्देश देता है। कविन उसे मानते हुए वार से बच जाता है। अगले ही पल रोमैन कहता है कि आगे बढ़ो और पलटकर हमला करो। क्रीज बड़ी मुश्किल से उस वार से बच पाता है, लेकिन तुरंत जवाब में कविन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। अब क्रीज को महसूस होने लगता है कि वो कविन को पहले की तरह आसानी से गिरा नहीं पा रहा। उसके वार भी पहले जितने असरदार नहीं रहे। दूसरी तरफ कविन समझ चुका था कि जिसे पूरी दुनिया जीनियस नाइट कहती है, वो भी रोमैन के सामने बेहद कमजोर है। कविन के लिए रोमैन वही इंसान था जिसकी वो जिंदगी भर सेवा करना चाहता था। इसलिए रोमैन चाहे उसे कितनी भी अजीब या नामुमकिन लगने वाली बात क्यों न कहे, वो बिना सवाल किए उसे मानेगा। अगर उसे सच में रोमैन की तलवार बनना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ना। कुछ समय और बीत जाता है। कविन अब भी उसी तरह लड़ रहा था। क्रीज उसे 10वीं बार चेतावनी देता है कि अगर उसने अब भी लड़ाई नहीं छोड़ी तो चोट लगने की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन कविन फिर मुस्कुराकर वही जवाब देता है कि वो इस लड़ाई का अंत देखना चाहता है। इस बार क्रीज का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। वो कविन को तुच्छ कहकर चिल्लाता है, अगर उसे सच में यही चाहिए तो अब वो उसे वही देगा जिसकी उसे तलाश है। वो उसका हाथ हमेशा के लिए बेकार कर देगा और कविन जिंदगी भर इस फैसले पर पछताएगा। तभी रोमैन की आवाज फिर गूंजती है, एक कदम आगे बढ़ो और वार को बीच में ही रोक देना, लेकिन वार में अपनी पूरी ताकत लगाना। क्रीज अगले ही पल समझ जाता है कि उसने खुद को बहुत खराब स्थिति में डाल लिया है। हालांकि वो किसी तरह बगल में हटने में कामयाब हो जाता है। क्रीज को यकीन नहीं हो रहा था कि कविन ने ऐसी हालत में भी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की। तभी रोमैन शांत आवाज में कहता है कि क्रीज अभी शांत रहो, क्योंकि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। रोमैन की आवाज फिर गूंजती है, मुड़ो और एक बार फिर आगे बढ़ो। कविन बिना एक पल सोचे वही करता है। दूसरी तरफ क्रीज गुस्से में था।
क्योंकि कविन का वार बहुत धीमा था और उसमें ढेर सारी गलतियां थी। लेकिन अगले ही पल क्रीज की आंखें फैल जाती हैं। कविन ने एक बार फिर जाल बिछा दिया था और आखिरी पल पर खुद बच गया। अब उल्टा क्रीज ऐसी जगह फंस चुका था जहां उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल कविन का वार उसकी तरफ आ चुका था। गुस्से में उसने तुरंत कविन के हाथ पर वार किया, जिससे उसकी तलवार छूट गई। पूरी तरह थका हुआ कविन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रोमन अब भी एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। वो इस बात से प्रभावित था कि क्रीज ने आखिरकार समझ लिया था कि दूसरा वार असली हमला नहीं बल्कि एक जाल था। क्रीज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कविन पूरी तरह पागल है। तभी रोमन उसके पास आता है और कहता है कि इस मुकाबले में जीत क्रीज की हुई है, इसलिए अगर वो चाहे तो कल से रोमन उसे खुद ट्रेनिंग देगा। लेकिन सीखना है या नहीं, ये फैसला क्रीज का होगा। कुछ देर बाद क्रीज अकेला बैठा सोच रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने वो मुकाबला स्वीकार ही क्यों किया। उसे उससे कुछ हासिल नहीं होना था और आखिर में वो खुद लगभग हार गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि कविन का आखिरी वार बिल्कुल उसी चाल जैसा था जो रोमन ने उनके पहले मुकाबले में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था। क्रीज सोचने लगा कि अगर उसने पहले रोमन से मुकाबला ही न किया होता तो शायद मना का इस्तेमाल किए बिना वो कविन को हरा भी नहीं पाता। उसी समय कहानी का एक और बड़ा खिलाड़ी मुस्कुरा उठता है। वो कहता है कि सिर्फ एक मुकाबले ने क्रीज को पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व बना दिया। अगले दिन रोमन उससे पूछता है कि अब उसका क्या फैसला है। तब क्रीज कहता है कि अब उसे रोमन से कोई सीधी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ रोमन के साथ रहकर ही ताकतवर बन जाएगा। उस एक मुकाबले ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। हर बार कविन का फैसला उस स्थिति के लिए बिल्कुल सही होता था। पहले उसे लगता था कि कविन खुद फैसला ले रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो गलत था। सिर्फ कविन के फैसलों को समझने की कोशिश करते हुए ही उसके दिमाग में अनगिनत सीख भर गई थी। उसे नहीं पता था कि रोमन ये सब कैसे कर रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, रोमन उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां कैप्टन जॉनथन भी नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए उसने तय किया कि जब तक वो रोमन से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाता, तब तक वो उसकी हर हरकत को ध्यान से देखेगा और उससे सीखेगा। रोमन बस हल्का सा मुस्कुराया, जबकि क्रीज अब भी उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन रोमन ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। वो सिर्फ इतना कहता है कि आज भी ट्रेनिंग जारी रहेगी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आखिरकार बारको परिवार की सोशल गैदरिंग का दिन आ जाता है। उससे एक हफ्ता पहले कुछ लोग एक पेंटिंग के सामने खड़े बातें कर रहे थे। कोई पूछता है कि क्या उन्होंने नई खबर सुनी है। रोमन मित्री ने लॉरेंस परिवार की लड़की के साथ अपनी सगाई खत्म कर दी है। एक आदमी कहता है कि सुनने में तो यही आया है कि गलती फ्लोरा की थी, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि उसके पिता को उस बेवकूफ रोमन मित्री की शक्ल देखकर अपनी बेटी पर तरस आ गया होगा। तभी एक औरत कहती है कि ये तो और भी पागलपन है, खासकर तब जब लॉरेंस परिवार की बारकोस के साथ युद्ध होने वाला है। उसके बगल में खड़ा आदमी जवाब देता है कि इससे तो बस यही साबित होता है कि मित्री परिवार का बड़ा बेटा लोगों की सोच से भी ज्यादा बेवकूफ है। तभी एक नौकरानी ब्लड फैंग्स वाली घटना का जिक्र करती है, लेकिन दूसरा आदमी तुरंत कहता है कि वो कहानी भी शायद झूठ है, सिर्फ इसलिए फैलाई गई ताकि टूटी हुई सगाई की बेइज्जती छिपाई जा सके। दूसरी तरफ कोई जोर जोर से हंस रहा था। वो कह रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि रोमन को शादी तोड़ने के लिए बहकाना इतना आसान था। फिर वो अपने बटलर से पूछता है कि क्या रोमन पार्टी में आएगा। बटलर जवाब देता है कि हाँ, वो जरूर आएगा। ये एंटोनियो बारको था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है और अब उसे अगले हफ्ते का बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार सोशल गैदरिंग का दिन आ जाता है। रोमन अपने कपड़ों को देखकर पूछता है कि क्या सच में उसे ये सब पहनना पड़ेगा। हैंस कहता है कि सगाई टूटने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी, इसलिए उसे सबसे शानदार कपड़े पहनने होंगे। फिर वो बड़ी लंबी कहानी सुनाने लगता है कि ये कपड़े कितने महंगे हैं और इन्हें तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है, लेकिन उसे पहले से पता था कि यंग मास्टर शायद इन्हें कभी नहीं पहनेगा, चाहे उसने पूरी जिंदगी इन्हें तैयार करने में लगा दी हो। रोमन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि अगर हांस ने इतनी मेहनत की है तो वो ये कपड़े जरूर पहनेगा। दूसरी तरफ बग्घी के पास क्रीज खड़ा इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि रोमन को आने में बहुत देर हो रही है। तभी कोई भागता हुआ आता है और देर होने के लिए माफी मांगता है। वो कविन था। अब वो सच में पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और जवान दिखाई दे रहा था। वो शर्माते हुए कहता है कि उसे आर्मो पहनना ही नहीं आता। क्रीज हैरान होकर पूछता है कि उसकी ये हालत क्यों है। कविन जवाब देता है कि वहाँ कोई भी आर्मो ऐसा नहीं था जो उसके शरीर में ठीक से फिट आ सके। क्रीज के दिमाग से अभी तक वो बात नहीं निकली थी कि वो इस लड़के से लगभग हार गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोमन उसकी मदद कर रहा था।
दूसरी तरफ बेचारा कविन अभी भी पूरी तरह अनाड़ी था। उसे तो ढंग से हेलमेट पहनना भी नहीं आता था। तभी क्रीज उसे गंभीर आवाज में कहता है कि ध्यान से सुनो, वो दोनों सिर्फ रोमैन की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि दमित्री परिवार की पहचान भी है। इसलिए आगे से उनके हर काम पर पूरे दमित्री परिवार की इज्जत टिकी होगी। कविन तुरंत सिर हिलाकर कहता है कि वो इस बात को हमेशा याद रखेगा। फिर वो आदर से कहता है, जी सर नाइट। ये सुनते ही क्रीज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे नाइट कहलाना बहुत पसंद था। इसके बाद दृश्य एक भव्य महल में बदल जाता है, जहाँ इलाके के सबसे बड़े और मशहूर परिवारों के नोबल्स पहले से मौजूद थे। उनमें से एक आदमी हाथ में गिलास लेकर पूछता है कि क्या ये सच है कि रोमन आज सच में यहाँ आने वाला है। खुद उसी ने सगाई तोड़ी थी और अब जब बारको साफ तौर पर लॉरेंस परिवार को निशाना बना रहे हैं, तब उसका यहाँ आना काफी मजेदार लग रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि इसी वजह से तो पूरी दुनिया उसे बेवकूफ कहती है। अब रोमैन की वजह से दमित्री परिवार की स्थिति भी पूरी तरह उलझ गई है। एक और आदमी कहता है कि कम से कम वो यहाँ आ तो रहा है, शायद अपने किए हुए नुकसान को संभालने की कोशिश करने। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की पूछती है कि आखिर ये रोमैन दमित्री दिखता कैसा है। उसके पास खड़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे देखकर पहला असर ही बहुत खराब पड़ता है। न वो ताकतवर है, न हैंडसम, कद भी छोटा है और ऊपर से कमजोर भी है। तभी एक और आदमी कहता है कि अगर किसी लड़की की शादी जबरदस्ती ऐसे इंसान से तय कर दी जाए, कोई भी लड़की रिश्ता तोड़ना चाहेगी। तभी पूरे हॉल में बटलर की खांसी की आवाज गूंजती है। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर घोषणा करता है कि दमित्री परिवार के सबसे बड़े बेटे रोमन आ चुके हैं। अगले ही पल रोमन अंदर आता है। उसके प्लैटिनम व्हाइट बाल पूरे हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हैरान रह जाती हैं। वो एक दूसरे से पूछने लगती हैं कि क्या सच में यही रोमन दमित्री है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसा उन्होंने सुना था। पहले तो उसका कद भी छोटा था और उसके बाल भी बिल्कुल अलग थे। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की तुरंत उसके पास पहुंचती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उससे मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। फिर अपना परिचय देती है कि उसका नाम सोफिया है और वो ग्रिस्टल परिवार से है। वो कहती है कि शायद रोमन ने उनके परिवार का नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। रोमन बिना देर किए जवाब देता है कि वो उनके परिवार को अच्छी तरह जानता है। ये सुनकर सोफिया हैरान रह जाती है। रोमन मुस्कुराकर कहता है कि जिस परिवार का इतिहास सैकड़ों पीढ़ियों पुराना हो, उसे न जानना नामुमकिन है। कुछ समय पहले हैंस ने उसे उत्तर के सभी परिवारों की जानकारी वाली एक किताब दी थी। तब हैंस ने पूछा भी था कि अचानक उसे ऐसी किताब की जरूरत क्यों पड़ गई। रोमन ने जवाब दिया था कि जिन लोगों से वो मिलने वाला है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना सबसे छोटी शिष्टता है। उसे वहाँ मौजूद हर इंसान की विरासत और उसके परिवार का इतिहास पता होना चाहिए, खासकर उसके लिए, जिसे पूरी दुनिया दमित्री का बेवकूफ कहती है। रोमन ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी कि उसे ये भी पता था कि ग्रिस्टल परिवार अपनी बेहतरीन लकड़ी के लिए मशहूर है और सोफिया के एक भाई ने हाल ही में मना महसूस करना भी सीख लिया है। रोमन उन्हें इस उपलब्धि की बधाई देता है। आसपास खड़े लोग ये बातचीत देखकर हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एक और युवक आगे बढ़कर अपना परिचय देता है कि वो वॉल्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। रोमन मुस्कुराकर कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। तभी गुलाबी बालों वाली एक लड़की आगे आती है और कहती है कि रोमन तो पूरी तरह बदल गया है। रोमन भी मुस्कुराकर जवाब देता है कि लेडी आरिस आज भी पहले की तरह बेहद खूबसूरत है। इसके बाद एक एक करके कई लोग उसके पास आने लगते हैं। हर कोई मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था। एक आदमी तो यहाँ तक कहता है कि उसने हमेशा रोमन को गलत समझा, क्योंकि उसे लगता था कि रोमन हर वक्त नशे में रहता है। रोमन हंसकर जवाब देता है कि वो तो अभी शराब पीने का सोच ही रहा था, लेकिन अगर सब ऐसा सोचते हैं तो फिलहाल वो इससे दूर ही रहेगा। तभी बटलर फिर उसके पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर उसे पीछे वाले कमरे में बुला रहे हैं। रोमन हल्का सा मुस्कुराता है। आखिरकार अब उसे पता चलने वाला था कि उसके खिलाफ खेल कौन खेल रहा है। दूसरी तरफ महल के बाहर चारों तरफ नाइट्स खड़े थे। हर परिवार अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर आया था। कविन हैरानी से पूछता है कि आखिर इस सोशल गैदरिंग का इतना बड़ा इंतजाम क्यों किया गया है। क्रीस तुरंत उसे डांटे हुए कहता है कि उसे इन बातों में दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी में कभी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। तभी वहाँ खड़ा हरे बालों वाला एक नाइट दमित्री परिवार के एस्कॉर्ट को ध्यान से देखते हुए कहता है कि यही है दमित्री परिवार के लोग। कविन मासूमियत से अपना हेलमेट ठीक कर ही रहा था कि तभी कुछ लोग जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा कि ये तो मजाक है। उसे पहले से पता था कि दमित्री परिवार के बड़े बेटे को सबने छोड़ दिया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने साथ ऐसा बच्चा भी लाएगा जिसे तलवार पकड़ना तक नहीं आता।
क्रिस बस कविन से कहता है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन तभी दूसरा आदमी ताना मारते हुए पूछता है कि आखिर उम्मीद भी क्या की जा सकती है। क्या सच में दिमित्री परिवार का स्तर अब इतना नीचे गिर चुका है? इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है। एक सोशल गैदरिंग के दौरान रोमन की नजर पहली बार फ्लोरा पर पड़ी थी। उसी समय एंथनी उसके पास आया और मुस्कुराते हुए पूछने लगा कि आखिर उसकी नजर किस पर टिक गई है। रोमन उससे पूछता है कि क्या वो उस सुनहरे बालों वाली लड़की को जानता है। एंथनी जवाब देता है कि उसका नाम फ्लोरा है और पूरे इलाके में उसे लॉरेंस परिवार का खूल कहा जाता है। उसी पल रोमन पहली नजर में ही फ्लोरा से प्यार कर बैठा था। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अब रोमन कमरे में दाखिल होता है। एंथनी मुस्कुराते हुए पूछता है कि पिछली मुलाकात के बाद वो कितना बदल गया है। रोमन बस उसे ध्यान से देखता रहता है। एंथनी कहता है कि उसे पता था रोमन बदलेगा, लेकिन इतना बदल जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। फिर वो उसे बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। रोमन कमरे में नजर दौड़ाते ही एक बात समझ जाता है। वहाँ पहले कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसके आते ही एंथनी ने सबको बाहर भेज दिया। इसका मतलब साफ था, एंथनी उससे कोई ऐसी बात करना चाहता था जिसे कोई और न सुन सके। रोमन भी जानबूझकर उसे सहज महसूस कराने का फैसला करता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि सच कहे तो उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना बदल गया है। उसने खुद को बदलने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और अब तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं रहा कि उसमें कितना बदलाव आ चुका है। लेकिन जो भी हो, अपने पुराने दोस्त से दोबारा मिलकर अच्छा लगा। एंथनी उसे गौर से देखते हुए कहता है कि इस बदलाव को अच्छे तरीके से भी देखा जा सकता है। फिर वो कहता है कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि उस समय रोमन आखिर सोच क्या रहा था। रोमन पूछता है कि वो किस बात की बात कर रहा है। एंथनी मुस्कुराकर कहता है कि वही दिन जब रोमन अपनी ही कजिन के साथ पकड़ा गया था, जबकि उसकी शादी पहले से लॉरेंस परिवार की बेटी के साथ तय हो चुकी थी। वो कहता है कि वो वाकई यादगार दिन था। उसे आज भी यकीन नहीं होता कि रोमन अपनी होने वाली शादी के बावजूद इतना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन अगर रोमन आज इस पार्टी में आया है तो इसका मतलब है कि उसने बार्को परिवार का प्रस्ताव मान लिया है। एंथनी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। अब उन्हें बार्को परिवार के साथ होने वाली शादी के बारे में बात करनी चाहिए। रोमन ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा एहसास होता है और उसे पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने एंथनी बार्को को धोखा दिया था और अपने पिता से लॉरेंस परिवार के साथ राजनीतिक शादी करवाने की जिद की थी। इसलिए उसने सोचा था कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो सबके साथ अपने संबंध फिर से ठीक कर लेगा। उसी दिन एंथनी उसकी मुलाकात एमिली बार्को से करवाता है। फिर पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं अगर एमिली भी उनके साथ बैठकर शराब पिए। रोमन जवाब देता है कि एमिली भी तो परिवार का हिस्सा है, इसमें दिक्कत कैसी। एंथनी नौकरों से कहता है कि रोमन को शराब परोसी जाए, लेकिन रोमन कहता है कि वो खुद अपने लिए शराब डाल सकता है। तभी एंथनी का चेहरा थोड़ा बदल जाता है और वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या शादी तय होने के बाद रोमन खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। रोमन हैरान हो जाता है, लेकिन एंथनी तुरंत हंसकर कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। अब उन्हें लॉरेंस परिवार की कोई परवाह नहीं है। रोमन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। एंथनी मुस्कुराकर कहता है कि आज जितनी चाहे उतनी शराब पी, और बेचारा रोमन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद क्या हुआ वो तो तुम पहले ही जानते हो। अगली सुबह रोमन बिस्तर पर उठा। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और रात को क्या हुआ था। तभी अचानक दरवाजा खुला और कोई गुस्से में उसका नाम चिल्लाते हुए अंदर घुस आया। वो एंथनी था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो पूछता है कि रोमन ने आखिर ये क्या कर दिया, लेकिन रोमन को सच में कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो तो शराब पीकर बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद एंथनी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता रोमन किसके साथ सोता है, लेकिन इस बार मामला मिस बार्को का है और वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर वो रोमन के सामने दो रास्ते रखता है, या तो वो खुद अपनी मर्जी से लॉरेंस परिवार वाली शादी तोड़ दे, या फिर बार्को परिवार की सीधी वंशज से शादी करके दोनों परिवारों के रिश्ते और मजबूत करे। एंथनी कहता है कि उसे बहुत गुस्सा है, लेकिन क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, इसलिए वो रोमन को माफ करने के लिए तैयार है। बस उसे अपना फैसला बताना होगा। वर्तमान में लौटकर बक सब कुछ समझ जाता है। अगर उस रात की सच्चाई कभी बाहर आ गई तो दिमित्री परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ रोमन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने पिता के सामने जाकर सारी सच्चाई बता सके और उनके गुस्से का सामना करे। लेकिन दूसरी तरफ वो फ्लोरा से सच में प्यार करता था, इसलिए वो शादी भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि ये रिश्ता उसी ने खुद मांगा था। और अगर वही इसे तोड़ देता तो सबसे ज्यादा बदनामी फ्लोरा की होती। तो
तो इस तरह रोमैन को आखिरकार समझ आ गया कि उसके खिलाफ खेल कब और कैसे शुरू हुआ था। लेकिन अब शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी थी। एंथनी अभी भी सोच रहा था कि रोमन उसके हाथों की कठपुतली है, जबकि असल में रोमन हर चाल उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। और अगले भाग में पहली बार दोनों आमने सामने होंगे, जहां सिर्फ बातों का नहीं बल्कि दिमाग और चालों का सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला है।